गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इससे पहले लागत की अवधारणा चैप्टर नंबर 8 पढ़ चुके हैं। आज हम आगम की अवधारणा चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। वैसे चैप्टर नंबर 9 इस साल हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब तक हम चैप्टर नंबर 9 और 10th नहीं पढ़ेंगे तब तक हम चैप्टर नंबर 11 और 12 समझ नहीं पाएंगे। तो उसे समझने के लिए हम 9 10th को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है इसलिए पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9, आगम की अवधारणा। अब हमने पढ़ा कि एक उत्पादक है, वो उत्पादन कर रहा है। उसने उत्पादन करने के लिए लागत लगाई। और अब जब वो लागत लगा रहा है, पैसे लगा रहा है, तो कुछ पाने के लिए तो लगा रहा होगा। तो वो क्या पाता है? वो आगम पाता है। तो एक सरल भाषा में अगर हमसे कोई पूछे कि आगम क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं, एक उत्पादक एक वस्तु को बनाने के लिए जो पैसे लगाता है और पैसे लगाने के बाद बेचकर जो मूल्य प्राप्त करता है उसे हम आगम कहते हैं। मतलब मूल्य की वस्तु को बेचकर जो उसे मिलता है उसे आगम कहा जाता है। अब आगम, जैसे हमने पढ़ा कि उत्पादन में 3 अवधारणाएं होती हैं, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन। ऐसे ही आगम में भी 3 अवधारणाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली कुल आगम TR, दूसरी औसत आगम AR, तीसरी सीमांत आगम MR। कुल आगम टोटल रेवेन्यू, AR औसत रेवेन्यू मतलब एवरेज रेवेन्यू, और MR मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं? तो आपको मैं साथ में लागत और उत्पादन दोनों के कंपैरिजन में बताती जाऊंगी, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर इजीली होते जाएंगे। हमने उत्पादन में क्या पढ़ा था? देखिए, ये है हमारा उत्पादन, ठीक है, ये हमारी लागत और ये हमारा आगम। हमने उत्पादन में क्या पढ़ा था? TP, AP, MP, ठीक है। ऐसे हमने लागत में ही पढ़ा था, TFC, TVC और TC। तो ऐसे ही आगम में भी होता है TR, AR और MR, ठीक है। MR मतलब जब कुल उत्पादन होगा तो कुल आगम भी होगा। मतलब अगर आपने कोई वस्तु बनाई तो कितनी वस्तुएं आज आपने बेची, तो वो तो हम देखेंगे पूरे दिन में कितनी वस्तुएं बिकी और उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ। जब हम देखते हैं तो वो किस में आएगा? कुल आगम में। औसत आगम कब होगा? AR, कि मैंने एक वस्तु को कितने में बेचा, कितने पैसे में गई, 1 इकाई, ठीक है। और सीमांत आगम क्या होगा? कि आज और कल के बीच में मैंने कितनी कमाई की है। तो हम इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं। आगम का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। कुल आगम क्या है? फर्म द्वारा बिक्री की मात्रा, वसूली गई कीमत गुणा जितनी इकाई है। जैसे आपने एक दुकान पर, आपके शॉप है, उसमें आप सामान लेने गए, तो आपने ये हमने कीमत ली और ये हमने क्वांटिटी दी। आपने पूछा कि मुझे पेन चाहिए, 10 पेन दे दो, तो एक पेन 5 का था। फिर आपने कहा एक रजिस्टर दे दो, एक रजिस्टर 100 का था, ठीक है। तो आप टोटल कितने, आपसे उसने पूछा भाई कितने रुपए हुए, तो उसने क्या कहा? 50 और 100, कुल मिला के 150 रुपये हुए। 150 रुपये हुए, तो ये उसका क्या हुआ? कुल आगम। टोटल उसके पास कितने रुपए हुए? 150 रुपये कमाए उसने, और हमने क्या दिया? हमने वो 150 रुपये दिए। तो टोटल उसने आज कितने का सामान बेचा? टोटल उसने आज 150 रुपये का सामान बेचा। ये तो हमने दिया। अगर और कोई ग्राहक जाए और कोई ग्राहक खरीदे, तब हम सारा जो जोड़ देगा वो दुकानदार कि उसने सुबह से शाम तक कितना कमाया, कितनी बिक्री हुई उसकी, तो वो क्या कहलाएगी? कुल आगम कहलाएगी। अब औसत आगम। अब औसत आगम क्या होता है? देखिए, औसत आगम जब निकालते हैं अपन, तो औसत आगम का आपने पहले पढ़ा होगा, औसत उत्पादन निकाला था हमने, तो कुल उत्पादन में इकाई का भाग दे दिया था। ऐसे ही जब हम औसत उत्पादन निकालेंगे, मतलब AR,
तो हम कुल उत्पादन में, कुल मांग में औसत आगम निकालेंगे। तो कुल आगम में हम कितनी इकाइयाँ बिकी उसका भाग दे देंगे। तो हमने अभी कितने में बेची? 150। कितनी इकाई बेची थी? 10 तो पेन और 11 और एक रजिस्टर, तो 11 इकाइयाँ बिकी। ठीक है, 11 को करा तो 1.3, तो एक इकाई पे कितना पड़ा? 1.3। तो ये हुआ हमारा औसत आगम, कि आज औसत आगम हमने कितना कमाया, कि एक इकाई हमने कितने बेची? 1.3 में बेची है। तो इसे कहते हैं औसत आगम। अब तीसरा आया सीमांत आगम। सीमांत आगम क्या होता है कि मैं कल कितना बिका था और आज कितना बिका, उनके बीच में गैप। अब जैसे कल 150 रुपये का बिका था और आज 200 रुपये का बिका है सामान, तो कल और आज में कितने का गैप आया? 50 का। मतलब एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचकर मैंने कितना कमाया, एक दुकानदार ने कितना कमाया, तो उसने आज कितने कमाए? 50 रुपये कमाए। तो उसे हम सीमांत आगम कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा? वही अपना पहले वाला फॉर्मूला, TRN-TRN-1 या डेल TR डिवाइडेड बाय डेल Q। ठीक है, अब आपने इसे समझ लिया इसकी परिभाषा से, और इसकी देखिए एक बार परिभाषा और देख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, फर्म का कुल आगम फर्म द्वारा बिक्री की मात्रा को उसकी वसूली गई कीमत में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें कुल आगम प्राप्त होगा। TR बराबर Q×P, यही बताया आपको मैंने। फिर औसत आगम, कुल आगम में अगर हम कुल बिक्री की मात्रा का भाग दे देंगे तो हमें औसत आगम प्राप्त होगा। और सीमांत आगम कब प्राप्त होगा? जब हम एक अतिरिक्त इकाई को बेचेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सीमांत आगम प्राप्त होगा। देखिए उदाहरण में बताया हुआ है, यदि फर्म की कुल बिक्री इकाई 10 से बढ़कर 11 होने पर यदि कुल आगम 100 से 105 हो गया, मतलब उसने पहले कितनी इकाई बेची थी? सबसे पहले 10। देखिए उसने सबसे पहले इकाई भेजी थी हमारा 10। ठीक है, ये देखिए पहले सबसे पहले यदि फर्म की कुल बिक्री 10 से बढ़कर 10 रुपये बेचा था, 11 हो गई, तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। और जब हम 100 रुपये से कितने कमाए उसने? आज 105, तो कितने रुपए ज़्यादा कमाए? 5 रुपये ज़्यादा कमाए। ठीक है, अब 5 रुपये ज़्यादा कमाए तो अब उसका MR कितना है? तो TRN-1, तो कितना है? पहले वाला कितना था? 1, तो 5 में से 1 गया, कितना बचा? 1 मिनट, देखिए 1 मिनट रुकिए, मैं बता रही हूँ आपको। तो अपन ने फॉर्मूला क्या है इसका? डेल TR डिवाइड बाय डेल Q। तो TR कितना आया? 5, और कितनी क्वांटिटी बेची? 1, तो कितना आया इसका आंसर? 5। तो कुल इसका आंसर आया 5 रुपये, मतलब 5 रुपये की उसको बिक्री का फायदा हुआ। कहने का मतलब ये है, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था पुराना वाला फॉर्मूला, TRN-TRN-1। तो पहले कितने का बेचा था? 100 का। अब कितने का बेचा? 105 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 5। तो आंसर दोनों में सेम आएगा। अब देखिए आगे, अब हमें देखना है कि इसे हम अलग अलग मार्केट्स में, अलग अलग बाज़ारों में देखेंगे कि हमेशा हर अलग अलग बाज़ारों में कुल आगम और सीमांत आगम दोनों अलग अलग होते हैं। कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम, ये तीनों अलग अलग होते हैं। तो हम बाज़ार को 2 भागों में बांटते हैं। पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से देखेंगे। देखिए 2 भागों में बांट लिया। एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है, और एक होता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कौन सा होता है? पूर्ण, ये हम आगे पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो होता है जहाँ पे कीमत एक जैसी होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कौन सा होता है? जिसमें कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि वस्तुएं अलग अलग होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में एक जैसी वस्तु है, अगर आप एक पेन लेके आ रहे हैं, ब्लू कलर का है, तो सारे पेन ब्लू कलर के ही हैं।
तो वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। लेकिन अगर पेन में अलग अलग वैरायटी है कि गोल्डेक्स का पेन है और जेल पेन है, पायलट पेन है, स्टिक पेन है, इंक पेन है, तो अलग अलग वैरायटी है, तो उसमें भी अलग अलग ब्रांड है, तो वो सब अपूर्ण प्रतियोगिता होती है। तो आप देखिए, आप इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में हमारा टीआर कैसे बनता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करेंगे तो हमारा टीआर हमेशा सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, इसमें कीमत हमेशा एक रहती है। अगर 5 रुपये में एक दुकानदार बेचेगा तो दूसरा दुकानदार भी 5 रुपये में बेचेगा। तो अगर कीमत एक है तो प्रॉफिट भी सबका एक ही होगा। इसलिए ये टीआर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में एआर की। एआर एआर क्या होगा? एआर हमेशा स्थिर रहेगा। स्थिर रहेगा क्यों? क्योंकि जितना जितना जितनी कीमत है उतना ही तो देगा, उससे ज़्यादा कम दे नहीं सकता। तो एआर हमेशा स्थिर रहेगा। कैसे स्थिर रहेगा मैं आपको टेबल में समझाऊंगी। और एमआर भी हमेशा स्थिर रहेगा, क्योंकि अगर आपकी कुल, जैसे देखिए इस टेबल में समझाती हूँ मैं आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। देखिए बिक्री की मात्रा 1 2 3 4 5 है। औसत आगम टीआर, पहले टीआर में औसत आगम देखिए, 5 इंटू 1 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, एक से सारा है। एमआर में देखिए 5 में से एक ऊपर वाला गया तो 5, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 5 गया 5। क्यों? क्योंकि इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ पर कुल आगम इसलिए एक जैसी है क्योंकि यहाँ पर कीमतें एक जैसी हैं, कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। कीमत कितनी कही है? हमारा एआर जो है ये कीमत के बराबर होता है। तो कीमत यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है P इंटू क्यू। तो P क्या है अपना एआर, और Q है Q अपना है ही, तो P इंटू क्यू करा आपने तो टीआर आ गया। और टीआर और एमआर कैसे निकालते हैं? TRN-1, वो नीचे से ऊपर माइनस करते जाते हैं, तो ऐसा हमें प्राप्त होता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता में देखिए आप, टीआर, एआर और एमआर दोनों सेम है। देखो पूर्ण प्रतियोगिता में मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता में एआर और एमआर दोनों सेम है। देखिए 5 5 5 5। ये क्यों सेम है? क्योंकि मैंने आपको यहाँ दिखाया कि एआर और एमआर यहाँ पे क्या होते हैं, क्षैतिज अक्ष के समांतर होते हैं, हमेशा एक जैसे होते हैं, एक बराबर होते हैं, क्योंकि कुल आगम से दोनों बन रहे हैं, और कुल आगम जब स्थिर है तो ये दोनों भी स्थिर हैं। नेक्स्ट आया, देखिए इस डायग्राम में ही बताया हुआ है एआर एमआर, देखिए बिल्कुल पैरेलल है क्षैतिज अक्ष के, और टीआर बिल्कुल स्ट्रेट है। अब बारी है किसकी? अपूर्ण प्रतियोगिता की। अपूर्ण प्रतियोगिता को पहले हम टेबल से समझ लेते हैं। देखिए ये क्यू है, फॉर्मूला वही रहेगा सबका। टीआर का फॉर्मूला क्या था? P इंटू क्यू। एमआर का फॉर्मूला क्या है? TRN-1 है ना, और एआर का क्या है? TR डिवाइडेड बाय क्यू। अब देखिए पहले हमें क्या निकालना है? एमआर निकालनी है। तो एमआर कैसे? 10 में से ऊपर गए 10, 18 में से 10 गए 8, 24 में से 18 गए 6, 28 में से 24 गए 4, 30 में से 28 गए 2, 30 में 30 गए 0, आ गया। ऐसे ही अब अपन को क्या निकालना है? टीआर एमआर निकाल लिया, अपने को निकालना है एआर, टीआर डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, टीआर डिवाइडेड बाय क्यू। अब टीआर डिवाइडेड बाय क्यू, अब 10 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 10, 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9, 24 में 3 का डिविजेशन करोगे तो 8। तो ऐसे हमें एआर भी मिल जाएगा। अब आप ये देखिए, इसमें एमआर और एआर दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है जैसे पहले थे। इसका मतलब यहाँ पर कुल आगम अलग आएगा, औसत आगम अलग आएगा, और सीमांत आगम भी अलग आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मतलब होता है कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि सबके वस्तु जो होती है वो भी अलग अलग होती है। अलग अलग ब्रांड हैं तो अलग अलग कीमतों में। आपने देखा होगा साबुन है, अलग अलग वैरायटीज आती हैं उसमें, तो लक्स की अलग कीमत होगी, पियर्स की अलग कीमत होगी।
क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग ब्रांड्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ खासियत है। तो जितनी जिसका जिसका ब्रांड बिकेगा, जितनी जिसकी वस्तु बिकेगी, उतनी उसको प्रॉफिट होगा, और उतना प्रॉफिट होगा तो उसका औसत आगम और सीमांत आगम भी अलग अलग आएगा। अब इनका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता में 3 बाजार आते हैं। पहला है एका अधिकार, दूसरा है एका अधिकारात्मक, ठीक है, और एक और है एक मिनट, तीसरा है आपका अल्प अधिकार, ठीक है। 3 बाजार हैं, एक तो है एकाधिकार, दूसरा है एकाधिकारात्मक और तीसरा है अल्प बाजार। इन तीनों में ये तीनों वक्र अलग अलग बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एकाधिकार बाजार। ये देखिए, ये है एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार में जो टीआर वक्र है ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये हमेशा ऐसे बनेगा। और एकाधिकार में ही ये वाला जो वक्र है ये गलत बना हुआ है, इसमें ये ऐसे बनेगा। मैं एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ, एक मिनट। देखिए, ये इसमें ऐसे बनेगा, ये आपका MR है और ये आपका ER है। ये हमेशा नीचे झुके हुए होंगे, उसमें दोनों बराबर थे, उसमें ऐसे थे। देखिए, इसमें ऐसे थे AR MR, और इसमें नीचे की तरफ झुके हुए हैं। इसमें TR सीधे था, इसमें TR इसमें बढ़ रहा है, ठीक है, फिर अधिकतम हो रहा है, फिर स्थिर हो रहा है, फिर गिरने लग गया है। तो ये है एकाधिकार में। अब एकाधिकारात्मक में कैसे होंगे? एकाधिकारात्मक में ये ऐसे होंगे। ये डायग्राम गलत बना हुआ है, आप इधर देखिए, ये देखिए, ये MR नीचे जाएगा और ये AR ऐसे आएगा, ठीक है, और TR दोनों में सेम बनेगा, ठीक है। अब इनमें इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में दोनों में एक फ़र्क है। ये वाले बिल्कुल पास पास हैं। क्यों? क्योंकि ये कम लोचदार हैं, हमने मांग की लोच पढ़ी थी ना। और ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि ये अधिक लोचदार है। ये अधिक लोचदार इसलिए क्योंकि हर वस्तु को अलग अलग कीमतों पे बांटा गया है, क्योंकि हर वस्तु के ब्रांड अलग हैं, उनकी निकटतम वस्तु है, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो हम किसी दूसरे को इस्तेमाल कर लेंगे उसकी जगह। लेकिन दूसरे वाले में जो मैंने आपको एकाधिकार वाला बताया, ये वाला, इसमें क्या है? इसमें कोई भी निकटतम वस्तु नहीं है, वस्तु एक जैसी है। आप यूज़ नहीं करना चाहते, कोई आपको चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन आपको यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास कोई ऑल्टरनेट, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए ये दोनों पास पास हैं, इसलिए कम लोचदार है। अब एक बार हम इस पूरे चैप्टर को ढंग से रिवाइज करेंगे, लेकिन हम पहले एक कंसेप्ट है जो रह गया। एक है अल्प अधिकार, मैंने आपको बताया था अल्प अधिकार। अल्प अधिकार क्या होता है? आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मोबाइल का नेटवर्क, ठीक है, या मोबाइल शॉप। मोबाइल का नेटवर्क अलग अलग है, सबकी अलग अलग पॉलिसीज आती हैं, सबकी अलग अलग ऑफर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका TR वक्र तो वैसे ही रहेगा, लेकिन आपका AR और MR वक्र वो कैसे बनेगा, तो वो देखते हैं अपन। देखिए, ये आपका बनेगा, ये आपका MR ऐसे, और ये आपका AR। वैसे हम DD भी कहते हैं, डिमांड वक्र भी कहते हैं। अब देखिए, अब ये ऊपर वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये अधिक लोचदार है, आपको बिल्कुल दूर दिख रहा होगा, और ये नीचे वाला कम, बिल्कुल पास में दिख रहा है इसके, है ना, ये दूर है, ये इसके पास है। तो ये अधिक लोचदार है और ये कम लोचदार है, मतलब इसकी मांग की लोच 1 से कम है और इसकी मांग की लोच 1 से अधिक है। ऐसा क्यों है? देखिए, क्या होता है कि जैसे आपने देखा था
कि जब जियो आया था मार्केट में, तो जियो वाले ने आपको ऑफर दिया था कि 3 महीने का रिचार्ज कराओ और 1 महीने की कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस फ्री पाओ। जब जियो ने ऐसा ऑफर दिया तो सबने देखा भाई जियो ने ऐसा ऑफर दिया, इसका मतलब जियो, और जियो अच्छा काम करेगा तो हम भी लोगों को ऐसा ऑफर देते हैं। तो एयरटेल वोडाफोन ने उसको फॉलो किया, तो इसलिए ये नीचे की तरफ झुका हुआ हो गया, मतलब सब ने उसको फॉलो करा। लेकिन जब है ना जियो वाले ने सोचा मैं अपना दाम बढ़ा देता हूँ, लेकिन एयरटेल और वोडाफोन ने उसको फॉलो ही नहीं किया, उसको बात मानी नहीं कि भाई ये तो गलत कर रहा है, हम क्यों करें, हमको तो जो मिल रहा है हम तो उसमें खुश हैं। तो जियो वाले ने तो दाम बढ़ा दिए। अब जियो ने दाम बढ़ा दिया तो जियो को किसी ने फॉलो नहीं किया, ना तो एयरटेल ने बढ़ाए ना वोडाफोन ने बढ़ाए। तो इसलिए यहाँ पर मांग की लोज क्या हो गई, एक से अधिक हो गई, और यहाँ पर उनको फॉलो किया तो यहाँ पर मांग की लोज एक से कम हो गई। ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से तब समझ में आएगा जब मैं आपको बाजार समझाऊंगी। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। देखिए हमने क्या पढ़ा, आगम। आगम क्या होता है, जो भी एक उत्पादक के द्वारा बनाया जाता है उसे, उस वस्तु को बेचकर जो बिक्री कर कर जो हमें प्राप्त होता है वो आगम होता है। आगम 3 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था। कुल आगम TR टोटल रेवेन्यू, दूसरा औसत आगम AR एवरेज रेवेन्यू, तीसरा सीमांत आगम MR मार्जिनल रेवेन्यू। TR कैसे निकालेंगे, P इंटू क्यू, जितने मैंने बेची इकाइयाँ और उस पर कितनी कीमतें बेची उन सबको जोड़ देंगे तो हमें कुल आगम प्राप्त हो जाएगा। औसत आगम हम कैसे निकालेंगे, TR डिवाइडेड बाय क्यू, जितनी भी मैंने कुल आगम बेचा था उसमें प्रति इकाई कितनी बिक्री हुई मेरी वो मुझे देखनी है, तो मैं क्या निकालूंगी, औसत आगम। और सीमांत आगम कैसे निकालेंगे कि एक अतिरिक्त इकाई TRN-1 या फिर डेल TR डिवाइडेड बाय डेल क्यू, कि जितनी मैंने बिक्री करी आज और कल में उसमें कितना फर्क है, मतलब एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो मैं किस में निकालूंगी, औसत आगम में निकालूंगी। अब आपको ये सब समझ आ गया। अब हमने फिर पढ़ा था इसके डायग्राम, तो हमने पढ़े थे डायग्राम इसके दो बाजार के हिसाब से। पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता में TR वक्र हमेशा सीधा बनेगा क्योंकि कीमतें हमेशा स्थिर होंगी। जब TR सीधा बनेगा तो AR और MR दोनों बराबर होंगे। पढ़ा था हमने, टेबल में भी पढ़ाया था आपको, ठीक है। और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा, अपूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार, 3 प्रतियोगिताएं पड़ी थी, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक मोनोपोलिस्टिक, अल्पाधिकार ओलिगोपोली, ठीक है। तो पहली क्या थी, एकाधिकार। एकाधिकार में मैंने क्या बताया था आपको कि TR तो बनेगा ऐसा, ये आपका TR है, पहले बढ़ेगा फिर अधिकतम होगा, फिर स्थिर हो जाएगा, फिर नीचे गिरने लग जाएगा। और AR MR कैसे बनेंगे, इसमें तो ये MR और ये AR बिल्कुल पास पास। और दूसरे वाले में देखिए क्लियर करके ढंग से बताती हूँ। पहला वाला कौन सा था, हमने एकाधिकार, इसमें हमने कैसे पढ़ा था, TR ऐसे बनेगा और MR नीचे की तरफ बनेगा और AR बिल्कुल पास में बनेगा। ये दोनों पास क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे मांग की लोज एक से कम है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई निकटतम वस्तु या क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा था एकाधिकारात्मक, इसमें अपना TR वक्र ऐसे बनेगा, ठीक है, और MR ऐसे बनेगा, AR भी ऐसे बनेगा लेकिन थोड़ा अधिक लोजदार होगा। यहाँ पे मांग की लोज क्या होगी, एक से अधिक। फिर हमने तीसरा पढ़ा था अल्पाधिकार, उसमें दोनों तरीके के होंगे, यहाँ पे मांग की लोज अधिक और यहाँ पे मांग की लोज एक से कम। क्यों होगा, क्योंकि एक से अधिक इसलिए होगी क्योंकि जब जियो ने दाम बढ़ाए तो एयरटेल और वोडाफोन ने दाम नहीं बढ़ाए, तो उसे कोई फॉलो करने वाला नहीं था, वो अकेला था। तो यहाँ मांग की लोज क्या होगी, एक से अधिक। और यहाँ पे मांग की लोज एक से कम क्यों होगी, क्योंकि जब जियो ने दाम घटाए तो सबने दाम घटा दिए, क्योंकि जियो की प्रॉफिट बढ़ गया और बढ़ गया, तो इसलिए यहाँ पे मांग की लोज क्या होगी, एक से कम। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, उसमें कोई आपको गलती नहीं, मतलब कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता इस चैप्टर को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। आप इस न्यूमेरिकल के लिए बुक में दी गई ये टेबल और भी जो टेबल्स दी हुई हैं इस बुक में, वो सब आप करके जाइएगा एग्ज़ाम टाइम में। अगर आप फॉर्मूला ढंग से याद कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप कहेंगे तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला और रिवाइज
करवा दूंगी। ये चैप्टर यहीं पे आपका ख़त्म होता है। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इसमें परिभाषाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। पहली लागत पर, फिर कुल आगम पे, तीसरी औसत आगम पे और चौथी सीमांत आगम पे। और ये क्वेश्चन भी आते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में ये तीनों वक्र किस प्रकार बनेंगे, रेखा चित्र की सहायता से और सारणी की सहायता से समझाइए, मतलब टेबल और डायग्राम दोनों बनाना है। और एक क्वेश्चन आएगा कि अपूर्ण प्रतियोगिता में कैसे बनेंगे समझाइए, या फिर एकाधिकार में कैसे बनेंगे, एकाधिकारात्मक में कैसे बनेंगे और अल्पाधिकार में कैसे बनेंगे। तो आपको यही क्वेश्चन आएंगे इसमें। ये चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये क्योंकि ये 11 चैप्टर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप तीनों कॉन्सेप्ट को, उत्पादन, लागत और ये आगम, तीनों को आप मिला के पढ़ेंगे ना, तो आपको बिल्कुल इजी रहेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं तीनों को एक साथ पढ़ा दूंगी, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा, आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ दिन पर दिन और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। बस मेरी कोशिश यही है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, जो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, मतलब टाइम होते हुए भी वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, क्लासरूम टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं ये कोशिश करना चाह रही हूँ कि उनके लिए इकोनॉमिक्स को थोड़ा बेटर बनाऊँ और इजी बनाए रखूँ, जिससे उनको कोई आगे दिक्कत नहीं आए। तो आई होप आप भी मेरी कोशिश को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे नया नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब भी कोई नया वीडियो डलेगा। और शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि उन बच्चों के पास पहुँचे जिनके लिए बनाया जा रहा है। थैंक यू सो मच। फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।